गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम क्या है, टाटोमेरिज्म। पिछले 2 वीडियोस से मैं आप लोगों को टाटोमेरिज्म के बारे में बता रहा हूं और मैंने पिछले वीडियो में एक आपको काम भी दिया था। तो चलिए पहले उस काम की बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे बताएंगे। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो ये दिया था, मैंने इसमें ये पूछा था कि कितने टाटोमर्स पॉसिबल होंगे। चलिए कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, क्या इसमें टाटोमर क्या पूछा था, क्या इसमें टाटोमर पॉसिबल होंगे? तो टाटोमर इसमें पॉसिबल होंगे। और मैंने ये बोला था कि जो इनोल फॉर्म है उसकी कितनी परसेंटेज बनेगी, ये भी आपको देखना था। तो पहले मैं बनाता हूं। तो इसमें टाटोमेरिज्म तो पॉसिबल है भाई, एक्स वाई जेड हर तरफ से दिखाई दे रहा है। देखो दोबारा करके दिखाता हूं, क्या हो जाएगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, और जेड पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, जेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए इसमें टाटोमेरिज्म तो होगी। चाहे ये वाला कीटोन ले लो, चाहे ये वाला कीटोन ले लो। मैंने पहले आप लोगों को बीटा डाई कीटोन के बारे में बताया था। यहां पे आप देख रहे हो 1,2 साइक्लोहेक्सा 1,2 डाईओन, क्या नाम है, साइक्लोहेक्सा 1,2 डाईओन। साइक्लोहेक्सा 1,2 डाईओन में ऐसा क्या है बेटा, कुछ तो होगा, तभी तो वर्क दिया था मैंने आपको। देखिए ध्यान से बताता हूं। यहां से हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो जाएगी बेटे, जेड से हाइड्रोजन एक्स पे शिफ्ट हो जाती है और वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तोड़ना चाहते हो, तोड़ के दिखाता हूं। ये बॉन्ड इधर को ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव आएगा और इसके माइनस आई की वजह से H पॉजिटिव लेकर चला जाएगा, तो इस कार्बन पे निगेटिव आएगा। तो इसका निगेटिव कार्बन का और इस कार्बन का पॉजिटिव यहां पाई बॉन्ड बना लेगा, और ऑक्सीजन पे जो निगेटिव था वो निगेटिव हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और OH बना लेगा। मतलब ये कौन सा फॉर्म था बेटे, कीटो फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म बन गया बेटे, इनॉल फॉर्म। कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा, ध्यान दो, क्या बन गया, इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग बन गया। और बेटा जो किलेट बना उसमें कितने, मतलब किलेट मतलब रिंग, जो रिंग बनी उसमें कितने एटम हैं, 1 2 3 4 5 5 एटम की रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग और 5 मेंबर्ड रिंग। क्या इनोलाइजेशन बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़ेगा। और बेटा यहां जो इनॉल कंटेंट होता है ना वो करीबन 99% होता है। उसमें कितना बताया था, बीटा कीटो ईस्टर्स में 7%, बीटा डाई कीटोन नॉर्मलाइज जो होते हैं उनमें 72% के आसपास होता है। और यहां पर जो मैंने साइक्लोहेक्सा 1,2 डाईओन की बात कही उसमें कितना बताया मैंने आप लोगों को, 99%। ऐसा क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग तो उसमें भी थी, इतना तो नहीं था। प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहां पर कोई बीच में कोई ये बीटा तो नहीं, ये तो अल्फा है। यहां पर भी अगल बगल के कार्बन एटम पे कीटोन है,
और प्रॉब्लम है कि साइक्लोहेक्सेन में रोटेशन नहीं होता, फ्री रोटेशन नहीं होता, तो साइक्लोहेक्सा है तो हिंडर्ड रोटेशन है। या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब है कि ये रिंग रोटेट तो हो नहीं पाएगी। अगर ये रिंग रोटेट नहीं हो पाएगी तो ये और ये दोनों ही कीटोन एक ही साइड को रहेंगे और बेटा बल्कीनेस डेवलप कर देंगे। बल्कीनेस डेवलप हो जाएगी, भारी ग्रुप हो जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगा। अगर एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो कीटो फॉर्म का स्टेबलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, अचानक अल्टीमेटली डिक्रीज होगा। तो कीटो फॉर्म का अगर स्टेबलाइजेशन डिक्रीज होने लगा और एसिडिक बेसिक मीडियम मैंने आपको बताया, तो जैसे ही इसके स्टेबलाइजेशन डिक्रीज होने लगा ये तुरंत ही एसिडिक या बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? इनॉल फॉर्म में। इनॉल फॉर्म के कुछ फायदे हुए, जी हाँ। एक फायदा तो ये हो गया कि दोनों कीटोन अगल बगल नहीं है। दूसरा फायदा ये मतलब पहला फायदा हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हुआ, और दूसरा फायदा ये हो गया बेटे कि जो रिंग बनी वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कर रही है। क्या मतलब? इनॉल इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग शो कर रहा है और रिंग में 1 2 3 4 5 एटम्स की रिंग बनी। तो जब 5 एटम्स की आपकी रिंग बनी तो हम क्या कह सकते हैं उसे? इट इज हाईली स्टेबल। तो क्या कोई कंपाउंड रिपल्सन में रहना चाहेगा या कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा? तो यहां जो इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश होगी वो टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी और कीटो फॉर्म वेरी वेरी लेस अमाउंट में मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? इनॉल फॉर्म मिलेगा। तो बेटे ध्यान रखिएगा, एक चीज बताए दे रहा हूं, इनॉलाइजेशन इंक्रीजेज, इनॉलाइजेशन इंक्रीज करेगा इफ, कब? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी तो इनॉलाइजेशन इंक्रीज करेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, दूसरा मैंने क्या बताया? अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा तो भी इनॉलाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तीसरा, ऐसा क्या हो जिससे कि इनॉलाइजेशन इंक्रीज करे? एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। क्या होता है एरोमेटिक? मतलब अगर बनने वाला कंपाउंड एरोमेटिकली स्टेबल हो जाए, बनने वाले कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाए तो भी स्टेबलाइजेशन एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब इनॉलाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो इनॉलाइजेशन कब कब इंक्रीज करेगा बच्चों? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ेगी तो इंक्रीज करेगा, रेजोनेंस हो जाएगा तो इंक्रीज करेगा, एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन हो जाएगा तो इंक्रीज करेगा। और अगर चौथा पॉइंट यहां लिख दूं तो पहला पॉइंट ये है बेटे, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन इनॉल फॉर्म इंक्रीजेस। चार मैंने बताए, इफ देयर इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, if there is resonance stabilization, if there is aromatic stabilization or number of alpha hydrogen atom in enol form increases। बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम का यहां पर मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक कैरेक्टर और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग अगर ये कहीं पे प्रेजेंट होंगी तो इनॉलाइजेशन की परसेंटेज क्या होगी? बढ़ती जाएगी। मींस द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल कंटेंट विल इंक्रीज। इनॉल कंटेंट ज्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को मिलने लगेगा।
तो कई बार आपसे ये पूछा गया है कि परसेंटेज इनॉल बताओ। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को। तो पहले तो एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। उससे पहले एक सीरीज में आपको लिखा देता हूं और उस सीरीज से आप लोगों को काफी बढ़िया जानकारी मालूम होगी। देखो एक सीरीज लिखाता हूं आप लोगों को, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। सीरीज में क्या लिखाने जा रहा हूं? परसेंटेज इनॉलाइजेशन। देखिए सबसे पहले नॉर्मल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन सबसे पहले आ जाएंगे मिनिमम। उसके बाद बेटा इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। OC2H5 बीटा कीटो एस्टर्स। उसके बाद अगर बीटा कीटो एस्टर्स में मैं कोई फेनाइल ग्रुप जोड़ दूं एरोमेटिक स्टेबल, तो भी इनॉलाइजेशन इंक्रीज करेगा। बेटा ये हटा रहा हूं। फिर दोबारा बीटा डाइकीटोज। अगर बीटा डाइकीटोन्स होंगे तो भी इनॉलाइजेशन, मतलब उन सबसे ज्यादा इसमें। उसके बाद अगर बीटा डाइकीटोन्स में मैं फिनाइल ग्रुप जोड़ दूं तो इनॉलाइजेशन फिर बढ़ जाएगा। उसके बाद ,99% इनॉल कंटेंट फिनॉल में प्रेजेंट होता है, और इससे भी ज्यादा अगर मैं बीटा डाइकीटोन्स में दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप जोड़ दूं तो बेटा इनॉलाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से सीरीज। पहले मैंने क्या बताया, नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन सबसे कम इनॉल कंटेंट रखेंगे, अधिकतर कीटो फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। बीटा कीटो एस्टर्स में मैं आपको समझा चुका हूं, करीबन 7% इनॉल कंटेंट रखेंगे अगर सॉल्वेंट बेंजीन है तो। अगर मैं फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो बीटा कीटो ईस्टर्स जो हैं इनमें इनॉल कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा। तो बीटा कीटो ईस्टर्स अगर नॉर्मल है तो 7%, और अगर मैं C6H5 कीटोन के साइड लगा दूं तो थोड़ा सा इनॉल कंटेंट और इंक्रीज कर जाएगा। अगला बीटा डाइकीटोन्स में इन सब से इनॉल कंटेंट ज्यादा पाया जाएगा, करीबन 70-72% के आसपास पाया जाता है। इफ द सॉल्वेंट इज बेंजीन, वो हम पहले अलग से बता चुके। अगर मैं बीटा डाइकीटोन्स में C6H5 ग्रुप एक तरफ लगा दूं तो इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। जी हां, इनॉल कंटेंट उस केस में भी बढ़ेगा। उसके बाद इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, फिनॉल। फिनॉल में बेटा 99.9999 लगाते जाओ उतना इनॉल होता है, इसमें कीटो फॉर्म नहीं होता क्योंकि एरोमेटिकली स्टेबल है। इससे भी ज्यादा स्टेबल कोई हो सकता है, जी हाँ, इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है अगर दोनों तरफ में C6H5 लगा दूं। बेटा ये मैंने एक नॉर्मलाइज आपको एक टेबल दी है, लेकिन ये टेबल याद करो, अच्छी बात है,
ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप जल्दी पकड़ लोगे। लेकिन ये जो मैंने 4 इफेक्ट बताए हैं इनको लिखो। तो एक काम करेंगे आप लोग, इसको पॉज करेंगे और इस टेबल को और इन चारों इफेक्ट को अपनी कॉपी में